नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन है पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने लेसन 6 को कवर किया था। इस वीडियो में हम लेसन 7 को कवर करेंगे, जो मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी विभिन्न स्रोतों से मिलती है। ये 3 स्रोत दिए गए हैं: साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य है अर्थशास्त्र, पुराण, मुद्रा, राक्षस नाटक और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आदि। और विदेशी में मैगस्थनीज, स्ट्रैबो और कोर्टियस। पुरातात्विक साक्ष्य है अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, काली पोलिस वाले मृत भांड और भवन स्तूप एवं गुफा, मुद्रा, आहत मुद्रा और पंचमार्क। नेक्स्ट है साहित्यिक साक्ष्य। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य ये मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा, श्रित सागर और समेंदर कृत बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य आदि से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश टीका और महाबोधि का वंश और दिव्य वदान आदि प्रमुख है। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा प्रवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ है भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ये जैन ग्रंथों में प्रमुख स्रोत ग्रंथ है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। अब एक तरफ विदेशी विवरण है और दूसरी तरफ इंडिका है, जो मैगस्थनीज ने लिखी थी। और विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कर्टियस और डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिस, प्लूटार्क और नियार्कस, ओनेसिक्रेट्स व अरिस्टोब्यूलस आदि है, जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। इन सभी ने मौर्य वंश के बारे में लिखा। और इंडिका मैगस्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके कुछ भाग प्रवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। और इनमें स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन और प्लूटार्क तथा जस्टिन के नाम उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है जस्टिन। आदि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? सेंड्रोकोट्स कहा है। और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और मैगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट है पुरातात्विक साक्ष्य। इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इनमें अशोक के शासन की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक, मास्तरप और
रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख भी मौर्य इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काली पॉलिश वाले मृतभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमारक हाथ सिक्के से भी मिलती है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मगध में नंदवंश के शासक धनानंद का शासन था और साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंदवंशनीय शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको पराजित किया था? धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य है जो ये मौर्य वंश का प्रथम राजा भी था और प्रथम संस्थापक भी था। और उसकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य पड़ा था। इस वंश का नाम मौर्य इसलिए पड़ा था कि उसकी माता का नाम मूर था और जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। और मौर्य वंश के शासक किस वर्ण के थे, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। ऐसा बौद्ध और जैन ग्रंथों में उसे क्या कहा गया है? मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। और ऐसा इसलिए भी प्रमाणिक लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था और जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी हो सकता था। नेक्स्ट है मौर्य वंश के प्रमुख शासक। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र भी माना है। नेक्स्ट है कौटिल्य या चाणक्य। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है। महावंश टीका में कौटिल्य चाणक्य का उल्लेख मिलता है। चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ था। और मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। और इस पर चाणक्य ने निष्पत्ति ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को समूल नष्ट करके नंद से बदल लेगा। भरत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था और चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था और अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मसूर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हरा दिया था और संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, हेरात और अराकोस या कंधार और जेड्रोसिया बलूचिस्तान एवं पिरीपेनी सदाई जो काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगस्थनीज
मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबोधित किया था। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीबोथरा के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा। भारत में रहकर उसने जो कुछ देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है और इसका दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ एहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। इसकी जानकारी 2 ग्रंथों से मिलती है जिसका नाम एहनानूर और मुरनानूर है, और अशोक के अभिलेखों से भी कुछ जानकारी मिलती है। सोहगोरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर में है तथा महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश के बोगरा जिले में है और चंद्रगुप्त मौर्य से ये सब संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। अर्थशास्त्र है, कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य और विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था और इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, पुष्यगुप्त ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था और इसे जैन धर्म में सल्लेखना या संथारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता तथा कुशल प्रशासक था और चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी और मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार कहीं जा सकती है और यह बहुत कुछ चंद्रगुप्त की रचनात्मक प्रतिभा तथा उसके गुरु एवं प्रधान कौटिल्य की राजनीति सूझबूझ का ही परिणाम थी। ये सब कौटिल्य की राजनीति का सूझबूझ परिणाम थी और जैन धर्म के मतानुसार चंद्रगुप्त पर एक राजश्री था और जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का वरण किया था। और नेक्स्ट है, बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। यह कब बैठा था गद्दी पर? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है और जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार, मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा था जो मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था।
एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया था, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीज़ों की मांग की थी। उनमें भारतीय शासक ने 3 चीज़ों की मांग की थी। वे 3 चीज़ कौन कौन से थी? सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा, एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने 2 चीज़ें अंगूरी मदिरा तथा सूखी अंजीर भिजवा दी, परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता, और एक दार्शनिक के नाम पर उन्होंने मना कर दी। मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय और फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्य वरदान से यह ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगलवत्स निवास करता था, और बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। बिंदुसार के काल में जो चाणक्य है ये प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक है जो ये बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ, और इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। सिंगले अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। और नेक्स्ट है महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया, और अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनापिय पियदसी देव का प्यारा उपाधि दी थी, और अशोक नाम का उल्लेख मास की गुर्जरा नेटुर तथा उद्देगोलम अभिलेख में भी मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन तथा दीप वंश में करमौली कहा जाता है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन और दीपवंश में करमौली पुराणों में अशोकवर्धन और दीपवंश में करमौली कहा जाता है। राजाभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नोट है 1750 में टिफे थैलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। यह हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ लिया था। कलिंग युद्ध। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार ले लिया था। यह वर्तमान ओडिशा के दक्षिण भाग में स्थित है। और अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। नेक्स्ट है, कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। और कलन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था, और इसके अनुसार उसने वहाँ धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना की थी। राजतरंगिणी से क्या पता चलता है कि उसने अशोकेश्वर नामक मंदिर की भी स्थापना की थी। और कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया था। और अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म
का अनुयायी बन गया था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राजतरंगी के अनुसार वो शैव धर्म का अशोक है जो ये शैव धर्म का अनुयायी था। और उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देवना पिय पियदसी कहा गया और जिसका अर्थ देवों का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है सिंगली अनुसूतियों दीपक वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निगोर्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपना लिया था। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया था, जिनका नाम लोमस ऋषि गुफा, करण चौपार, सुदामा गुफा तथा विषव झोपड़ी था। नेक्स्ट है अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने एक मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। भाबुर से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए और स्थानों पर चला गया तथा उनकी पूजा की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले बोध गया में, फिर कुशीनगर में, फिर लुम्बिनी में, फिर कपिलवस्तु में, सारनाथ में और श्रावस्ती में गया था। अशोक द्वारा भेजे गए जो धर्म प्रचारक थे वे हैं धर्म प्रचारक, और ये स्थान कहाँ भेजे थे। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका और महारक्षित को यवन देश में और मणिजिम को हिमालयवर्ती देशों में और महादेव को महिष मंडल मसूर में और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, सोनत तथा उतारा को सुवर्ण भूमि में और मजजांतिक को कश्मीर तथा गंधार में भेजे थे। अशोक का दम है। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में दम कहा गया था। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन भी नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी उन्हीं अभिलेख को दम कहा गया। और दम संस्कृत के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतर है और अशोक के दम की परिभाषा राहुलोवाद से ली गई है। अशोक के दम के जो परिभाषा है वो राहुलोवाद से ली गई है। और स्वनियंत्रण अशोक की दम नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में दम के गुणों को बताता है जो इस प्रकार है: साधुता और मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण आदि ये है। विहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त ऋजुकों, प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी थी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दे। और अभिलेखों में से अनुसंधान कहा गया। और अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका आदि देशों में दूत भी भेजे थे। अशोक के अभिलेख है। अशोक के अभिलेख भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था।
शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था और अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया था। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। और कौन कौन से वर्ग है जिसका विभाजन किया जा सकता है? फर्स्ट, शिलालेख इन्हें दो वर्गों में वृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। और स्तंभ को इन्हें दीर्घ स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख में विभाजित किया जाता है। और गुहालेख ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। नेक्स्ट है, अशोक के वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक की जो वृहद शिलालेख है इनकी संख्या 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुछ स्रोतों में 7 स्थान हैं। ये 8 स्थान कौन कौन से हैं? और शाहबाजगढ़ी जो पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेरा जो हज़ारा में पाकिस्तान में है, कालसी देहरादून उत्तराखंड में है, और गिरनार जूनागढ़ गुजरात में है, धौली ये पुरी ओडिशा में है, और जोगढ़ जो गजाम ओडिशा में है। नेक्स्ट है सोपारा जो थाने महाराष्ट्र में है, और एररगुडी जो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, और मास्की रायचूर जो कर्नाटक में है, और गुर्जरा जो दतिया एमपी में है, और ब्रह्मगिरी मसूर कर्नाटक में, और बाबूर जो बैराट राजस्थान में, अहरोरा जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, और जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में। नेक्स्ट है सासाराम बिहार में, और राजुल मंडगिरी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, और गोबी मठ मसूर कर्नाटक में, सारो मारो एमपी में, निट्टूर कर्नाटक में, उद्देगोलम बल्लारी कर्नाटक में, और सन्नाती ये कर्नाटक में उपस्थित है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 अशोक के जो दीर्घ स्तंभ लेख है उनकी संख्या 7 है, जो छह भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ तिल्ली स्तंभ लेख, और इलाहाबाद स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, और रामपुरवा स्तंभ लेख आदि। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में अलग रखा गया है, और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। और इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ और रुमिंदेई आदि स्थलों पर मिलते हैं। नेक्स्ट है अशोक के लघु शिलालेख स्तंभ दीर्घ एवं लघु एवं गुहालेख की लिपि ब्राह्मी है। इन सब की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। ये 2 अभिलेख हैं जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, इनकी लिपि क्या है? खरोष्ठी है। और खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमिंदेई अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था, इसका आर्थिक था। और कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक के राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभ पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहालेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली में मंगवाया था। और इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। इलाहाबाद स्तंभ पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया था।
रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित। इसकी खोज 1872 ईस्वी में करलाइल ने की थी। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार। स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। मोर का चित्र कहाँ पर बना हुआ है? चंपारण बिहार में। और लोरिया नंदनगढ़ जो उस टाइम का था। अशोक का सर ए कुना कंधार अभिलेख है। कंधार अभिलेख का दूसरा नाम सर ए कुना और ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में वर्णित विषय वस्तु। ये शिलालेख है, यहाँ पे विषय है। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। चोल पांड्य और स्तीयपुत एवं केरलपुत चेर की चर्चा। नेक्स्ट है तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारी युक्त रजुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा शिलालेख है धर्म आचरण के बेरीनाद द्वारा धम का उद्घोष। और पांचवा शिलालेख है धम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। और छठा है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख अभिसंप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात। आठवां है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख। नेक्स्ट है नौवां धम्म समारोह की चर्चा और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। और 10वां है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख। और 14वां शिलालेख जो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट है अशोककालीन जो प्रांत है और एक तरफ राजधानियाँ हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग प्रांत की तोसरी थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी और प्राची एमपी की पाटलिपुत्र राजधानी थी। नेक्स्ट है अशोक का मूल्यांकन। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक का महान सम्राटों में सबसे आगे रखा जाता है। अशोक के शासन में भारत ने अभूतपूर्व राजनीतिक एकता एवं स्थायित्व का साक्षात्कार किया है और राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यधिक कुशलतापूर्वक हल किया है तथा संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि तथा एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया है। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी प्रासंगिक हो सकती है। नेक्स्ट है अशोक कला प्रेमी एवं कला का संरक्षक था और बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक 2 नगरों की स्थापना उसने की थी। और नेक्स्ट है अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था लेकिन राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना तर्कसंगत नहीं है और उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों के कारण है और इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्हें शासन किया था। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राज्य की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है और यही कारण था कि अशोक सम्राट ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के
शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया था। नेक्स्ट है, सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय स्मारक था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज कराया था। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। लघु स्तंभ लेख में उसका एक पुत्र तीवर है, उसका उल्लेख मिलता है। इसकी मृत्यु और 232 ईसा पूर्व लगभग हो चुकी थी, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में मौन हैं और पुराणों में उल्लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते थे। उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के लगभग बृहद्रथ को सेना का निरीक्षण करते समय धोखाधड़ी से उसकी हत्या कर दी थी और बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया था, इसलिए उसे अंतिम शासक माना गया था। और मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया था। राज्य के 7 अंग है: राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर निर्भर बताता है। सप्तांग जो सिद्धांत है: राजा सिर, अमात्य आँख, जनपदजंगा और दुर्ग परा, कोष मुख, दंड बल सेना, मस्तिष्क और मित्र का कान है। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। मौर्य काल में उच्च अधिकारी थे जो वे तीर्थ कहलाते थे। और अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है और जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रांत। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा प्राची में MP की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांतों का जो शासन है कौन करता था? राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र पदाधिकारी करते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में प्रांतों को चक्कर कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्कर कहा जाता था जो मंडलों में विभाजित थे। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। पांचवा प्रांत कलिंग था और जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड क्या था? मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड क्या था? फर्स्ट केंद्र, सेकंड प्रांत, मंडल, आहार या विषय और 5वां था स्थानीय जो 800 ग्राम का समूह था और द्रोणमुख 400 ग्राम का और खारोटिक 200 ग्राम का समूह था और संग्रहण 10 ग्राम का समूह। और 9 था ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी को ग्राम कहते थे। ग्राम सभा एवं इसका प्रमुख
गांव के छोटे कार्यों एवं राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी थे। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस संबंध में सहायता करता था। सोहगोरा एवं महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें अन्नागारों एवं अन्य संचय का उल्लेख है। गोप गांव में हदबंदी भूमि पर मकान का पंजीयन कर की छूट एवं जनगणना का कार्य भी करता था। नेक्स्ट है ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीणी होता था और जिसमें ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। मौर्य राजाओं की सेना बहुत संगठित तथा बड़े आकार में व्यवस्थित थी और चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख भाग बताया। मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। और जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। जो जस्टिन है ये चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। और कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था: पुश्तैनी सेना, बाटक सेना और नगरपालिक सेना। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्याय एवं न्यायाधीश था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था, जहां ग्रामीणी तथा ग्रामवृद्ध अपना निर्णय देते थे। इसके ऊपर मुख्यतः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपद के न्यायालय थे। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई है: धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अर्थात स्त्री धन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा होता था, जबकि कंटक शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले अर्थात हत्या तथा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। गुप्तचर व्यवस्था है। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्यापसर्प कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारियों को सर्प महामात्य कहा जाता है। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है: संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे तथा संचरा जो घुमड़ थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, और जिसने अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। पुलिस को अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। और मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था है। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज का यात्रा वृत्तांत, इंडिका, अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है: दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षण तथा सभासद। इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। सबसे ज़्यादा इन जातियों में किसान सबसे ज़्यादा थे। दास व्यवस्था है। मैगस्थनीज तथा स्ट्रम्बो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। और अशोक के शिलालेखों में 10 और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया है। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति समृद्धि काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। और कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया था।
नेक्स्ट है मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, छंदवासिनी उन्हें कहा जाता था। समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण से भी प्राप्त था, और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिक अध्यक्ष करता था, और संप्रभांत घर की स्त्रियां पराये घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। और मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिमी सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में स्त्री का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन धर्म। मौर्यकाल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीविक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीविक तथा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी तथा किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासन में राजकीय संरक्षण दिया था। और नेक्स्ट है मौर्य काल में भी वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण तथा स्त्रियों तक ही सीमित था। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा था और जन साधारण में नाग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा भी की जाती थी। पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था, और देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारु कहा जाता था। और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। नेक्स्ट है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में जाकर जैन प्रथा संलेखना के अनुसार प्राण दिए। मैगस्थनीज ने धार्मिक व्यवसाय में डायोनिसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा भी की है, और जिसकी पहचान क्रमशः शिव एवं विष्णु से की गई है। और नेक्स्ट है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे, जिनमें सम्मिलित रूप से वार्ता वृत्ति का साधन कहा जाता था। कृषि, पशुपालन, उद्योग और वाणिज्य या व्यापार। कृषि है। मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य का भी और कृषक का भी अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था, और भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट जुती हुई, आकृष्ट बिना जुती हुई और स्थल, ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया गया है। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती है जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, उसे अदेव मात्रक भूमि कहते हैं। और राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। वह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था, और भूमि कर 2 प्रकार का होता था, वन कर और सेतु कर। और नेक्स्ट है कर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ और उनसे संबंधित विषय वस्तु। सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय, और भाग उपज का हिस्सा, और प्रवेश से आयात कर 20%, और निष्क्राम्य निर्यात कर है, और पर्णीय आपातकालीन कर है। नेक्स्ट है बलि एक प्रकार का राजस्व कर है, और हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। और सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध और वृष्टि निःशुल्क समय में बेगार।
और चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था और उपवास काश्तकार को कहा जाता था। नेक्स्ट है उद्योग। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातना एवं बुनना था। मौर्य काल का जो प्रधान उद्योग है वो सूत कातना एवं बुनना था। प्रमुख व्यापारिक संगठन श्रेणी शिल्पकारों का संगठन, निगम व्यापारियों का संगठन और संघ या देनदारों महाजनों का संगठन और सार्थवा कारवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी अनाज से जो संबंधित है। नेक्स्ट है उद्योग धंधों की संस्थाओं को गाइड्स। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्यकालीन मुद्राएं, एक तरफ नाम है दूसरी तरफ धातु है। कारसापण पण धारण यह चांदी का बना होता था और सुवर्ण एवं निष्क यह सोने का बना होता था और मास्क एवं काकणी यह तांबे का सिक्का होता था। नेक्स्ट है मौर्यों की राजकीय मुद्रा पण थी और मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी वह पण थी। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। राज्य के शीर्ष अधिकारियों को 48,000 पण तथा सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पण वेतन मिलता था। पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। मयूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। वाणिज्य एवं व्यापार। मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इस समय भारत का व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकुच बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी तथा तोसली जो कलिंग राज्य की राजधानी आदि। और मैगस्थनीज ने एग्रोनोमी नामक अधिकारी की चर्चा की है जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। व्यापारिक मार्ग है प्रथम मार्ग उत्तरापथ उत्तर पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र तक जाने वाला राजमार्ग। दूसरा है पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। और तीसरा दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग। और चौथा मार्ग यह मार्ग भृगुकुच से मथुरा तक जाता था और जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नील और लकड़ी निर्यात होता है। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के बताए गए हैं। स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क, बाह्य राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क, अभ्यंतर एवं विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आदि आदित्य कहलाता था। और इसी प्रकार निर्यात पर निष्क्राम्य तथा आयात पर प्रवेश से लगाया जाता था। मौर्यकालीन कला। मौर्य युगीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, राजकीय कला एवं लोक कला। राजकीय कला में राजरक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया है जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। और लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यज्ञ यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल किए गए हैं। और मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ है जो कि उसमें धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाकर वास्तुकला में एक नई शैली आरंभ की थी। और गुहा वास्तु इस
काल की अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लगा था। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल, लोहेस्को का सदा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश का प्रयोग और भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग। मौर्यकाल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या साँचे में डालकर किया जाता था। पारखम से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा, धौली का हाथी तथा दीदारगंज से प्राप्ति यक्षिणी मूर्ति मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृति तथा उसके नीचे की बलरी आकृति अशोककालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इसके निम्नलिखित कारण थे। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे मजबूत आधार था सुयोग एवं दूरदर्शी सम्राट। सुयोग और दूरदर्शी सम्राट 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा था और अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या हो गई थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ, और इसकी हत्या हो गई थी। और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। हालांकि मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक का कारण होना पर्याप्त नहीं है और स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में विद्वानों ने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने धार्मिक नीति बताई है और हेमचंद्र राय चौधरी ने सम्राट अशोक की अहिंसक एवं शांतिप्रिय नीति बताई और डी कौशाम्बी ने आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना बताया है। नेक्स्ट है पतन के अन्य कारणों में अयोग्य थे, निर्बल थे तथा अदूरदर्शी उत्तराधिकारी थे और प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण था और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं थी और प्रांतीय शासकों के अत्याचार थे, करों की अधिकता थी। और ये सब पतन के अन्य कारण बताए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।